आइसोमेरिज्म की वीडियो सेकंड, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, आज का लेक्चर बहुत ज्यादा छोटा होने वाला है बिकॉज हम EZ, सिस, ट्रांस, सिस, सिन, एंटी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे साइक्लोएल्केन्स की स्पेसिफिकली आज इस लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले साइक्लोएल्केन्स को समझते हैं। देखो, लास्ट वाली वीडियो के अंदर हमने सीखा था कि मतलब एक लाइन ही लिखी थी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म साइक्लोएल्केन के अंदर क्यों होता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोएल्केन्स इज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से होता है। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, पहले मैं लिख देती हूँ, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड सिंगल बोन। और देखो अब समझते हैं कि साइक्लोएल्केन्स के अंदर हमने ऑलरेडी स्टडी किया था, एक लाइन ही लिखी थी लास्ट वाले लेक्चर के अंदर कि साइक्लोएल्केन्स के अंदर जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है वो किस वजह से होता है? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से होता है अराउंड सिंगल बोन। और सिंगल बोन भी किसका होना चाहिए? रिंग का। सिंगल बोन इन रिंग, द सिंगल बोन ऑफ रिंग की वजह से जो है साइक्लोएल्केन्स के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। ठीक है, अब इसके अंदर आपको पता है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हम लास्ट वाली वीडियो में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्या होती है, तो प्लीज आप लास्ट वाली वीडियो को चेक कर लेना अगर आपको रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है इससे रिलेटेड, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड कुछ चीजें नहीं पता है। अब साइक्लोएल्केन्स के लिए कंडीशन होती है कि साइक्लोएल्केन्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब शो करते हैं, और वो कंडीशन होती है कि एटलीस्ट जो दो कार्बन होने चाहिए ना, 2sp3 कार्बन ऑफ रिंग मस्ट हैव two different atoms or groups, two different atoms or groups। अब हम इसे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझेंगे कि सबसे पहले देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशन क्या होती है कि एटलीस्ट जो दो डिफरेंट कार्बन होने चाहिए ना, विद एटलीस्ट टू डिफरेंट लिखो यहाँ पे, दो डिफरेंट sp3 कार्बन जो होने चाहिए उनके पास दो डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। sp3 कार्बन भी किसके? sp3 कार्बन ऑफ रिंग। ठीक है, इनके पास दो डिफरेंट एटम्स या ग्रुप्स के प्रेजेंस होने चाहिए। अच्छा, अब सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूं और आप मुझे बताओगे कि इनके अंदर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा या नहीं। ठीक है, Me, अगर मैं यहाँ Me लिखूं तो आपको पता है Me का मतलब होता है मिथाइल, इसलिए यहाँ पे CH3 लिखे या फिर Me लिखे, बात सेम ही है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, इन दोनों के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा या नहीं, आप सबसे पहले मुझे ये बताओगे। देखो इसके अंदर आप देख रहे हो कंडीशन क्या होनी चाहिए? एटलीस्ट दो डिफरेंट sp3 कार्बन होने चाहिए। ये भी sp3 कार्बन है, ये भी sp3 कार्बन है। sp3 कार्बन कैसे कैलकुलेट करते हैं? सिंगल बॉन्ड है ना कार्बन का, सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ कार्बन है, देयरफॉर sp3 है। यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है, देयरफॉर sp3 है। ठीक है, दो sp3 कार्बन होने चाहिए रिंग के, मस्ट हैव टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स। इसके पास क्या है? A के पास Me है, A के पास H है, यहाँ पर भी Me है और H है, देयरफॉर ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब इसका देखते हैं, ये भी क्या है? sp3 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है कार्बन का, ये भी sp3 कार्बन है। ठीक है, तो ये क्या है? यहाँ पे क्या है? दो डिफरेंट ग्रुप है, एक Me है, एक H है, एक Me है नहीं, यहाँ पर लेकिन क्या हो गया? डिफरेंट ग्रुप नहीं हुए। ठीक है, अब आप सोचोगे कि ये कार्बन को हम क्यों लीव कर रहे हैं? अगर आप ये कार्बन भी कंसीडर करते हो तो यहाँ पे क्या है? H है, यहाँ पे क्या है? H है। ठीक है, ये कार्बन देखो, ये क्या है? कार्बन ने एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाया हुआ है, एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाया हुआ है, तो ऊपर क्या है? HH है, तो ये तो आप कंसीडर करो ही मत। इसलिए इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा। इस तरीके से आप आइडेंटिफाई करोगे किसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगा और किसमें नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, अब हम सबसे पहले आइसोमेरिज्म साइक्लोएल्केन्स के अंदर होगा या नहीं, कौन से साइक्लोएल्केन के अंदर होगा, कौन से साइक्लोएल्केन के अंदर नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप इन चारों ऑप्शंस में से ये बताओगे कि किसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा और किसके अंदर नहीं। तो चेक करते हैं। सबसे पहले ए पार्ट देखते हैं, क्या होना चाहिए? एटलीस्ट कंडीशन याद है ना आपको? कंडीशन क्या होती है साइक्लोएल्केन्स के अंदर ज्योमेट्रिकल चेक करने की? कंडीशन ये होती है कि sp3 कार्बन होने चाहिए टू डिफरेंट, ऐसे लिखो, टू डिफरेंट sp3 कार्बन होने चाहिए, sp3 कार्बन ऑफ रिंग must have two different groups, must have
टू डिफरेंट ग्रुप्स या फिर एटम्स। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो ये क्या है, sp3 कार्बन है, दिस इज sp3 कार्बन, ये भी sp3 कार्बन है, दोनों अलग अलग कार्बन है। इसके पास एक H है और एक Cl है, इसके पास भी दो डिफरेंट ग्रुप्स है, देयरफॉर ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ये भी क्या है, sp3 कार्बन है, ये भी sp3 कार्बन है, ये भी sp3, वैसे तो ये भी sp3 था पर ये HH था यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कम से कम एटलीस्ट, कहाँ गया एटलीस्ट, तो मैंने लिखा ही नहीं है यहाँ पे, एटलीस्ट दो डिफरेंट sp3 कार्बन होने चाहिए रिंग के, ठीक है। तो यहाँ कम से कम दो तो है ही, थर्ड वाला हो चाहे ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट दो प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो तीनों के पास क्या है, इसके पास भी डिफरेंट ग्रुप्स है, इसके पास भी डिफरेंट ग्रुप्स है, इसके पास भी डिफरेंट ग्रुप्स है। H Cl अलग अलग ग्रुप्स प्रेजेंट है ना, अलग अलग एटम्स प्रेजेंट है, ये ग्रुप्स तो है ही नहीं, अलग अलग एटम्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे एटलीस्ट दो मतलब एटलीस्ट दो तो है ही, दो से ज्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगा। अब इस पे बात करते हैं सी पार्ट के अंदर। देखो अब अगर आप ये वाला देखोगे तो इसके अंदर सबसे पहले चेक करते हैं, इसके पास क्या है, दोनों सेम एटम्स प्रेजेंट है, ये भी sp3 कार्बन है पर दोनों सेम एटम्स प्रेजेंट है, Br ये भी sp3 है पर इसके पास भी दोनों सेम एटम प्रेजेंट है। यहाँ देखोगे तो यहाँ भी दोनों क्या है, हाइड्रोजन ही है, ये तो पूरा का पूरा इसके अंदर तो सारे सेम ही एटम्स प्रेजेंट है, देयरफॉर सी पार्ट के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा, ठीक है। अब डी पार्ट कंसीडर करते हैं। इसके अंदर आप देख रहे हो कि सबसे पहले क्या है, ये साइक्लोहेक्सेन है। अब इसके अंदर क्या है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 कार्बन है, ये भी sp3 कार्बन है, ये भी sp3 कार्बन है, सारे sp3, कोई डबल बॉन्ड तो है नहीं, सारे sp3 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, Me है और H है, यहाँ पे क्या है, Me है और H है, यहाँ पे भी Me है, H है, यहाँ पर भी Me है और H है। सबके पास जो है मतलब एटलीस्ट दो के पास आपने देख लेते हैं डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए, पर यहाँ पे तो 4 sp3 कार्बन ऐसे हैं जिसके पास डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, तो देयरफॉर इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगा। अब अगर आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि यहाँ पर हम H कैसे लिख रहे हैं, तो आप एक बात देखो, हम इसको ऐसे कंसीडर करते हैं कि यहाँ पे कार्बन ऐसे बनाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोई H नहीं है, ये कार्बन है, इस कार्बन ने दो बॉन्ड्स तो ऑलरेडी इस कार्बन के साथ बना ही रखे हैं, एक Me से बना रखा है, कार्बन टोटल 4 बॉन्ड्स बनाते हैं तो 1 2 3 तो कंप्लीट है, देयरफॉर यहाँ पे क्या आएगा, H ही आएगा। सिमिलरली इसके अंदर देखोगे अगर आप, तो ये कार्बन है, इस कार्बन ने एक बॉन्ड इसके साथ, दूसरा बॉन्ड इसके साथ, तीसरा बॉन्ड इसके साथ, तो फोर्थ बॉन्ड तो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ही बनेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि जब भी जैसे सपोज ये साइक्लोब्यूटेन है, इसके अंदर एक Me ऐसे अटैच है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑलरेडी यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे H ही होगा, क्यों, क्योंकि कार्बन है, कार्बन ने एक बॉन्ड इसके साथ बनाया हुआ है, एक बॉन्ड इसके साथ, एक बॉन्ड इसके साथ, और जो फोर्थ बॉन्ड बनेगा वो हाइड्रोजन ही सेटिस्फाई करेगी इसको, तो ठीक है। तो दैट्स व्हाई इस कंपाउंड के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगा। अच्छा, ये तो आपने पता कर लिया कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगा या नहीं होगा, किसके कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। बस एक ही कंडीशन होती है कि एटलीस्ट दो sp3 डिफरेंट कार्बन के पास क्या होना चाहिए, दो डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट होने चाहिए। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जो कि आप ये बताओगे कि ये सिस है या फिर एक ट्रांस है। तो क्वेश्चन अब ये है कि ये दोनों कंपाउंड्स में से कौन सा सिस है, कौन सा ट्रांस है। तो कोई कंडीशन चेंज नहीं होती है, जब भी सिस वर्ड आएगा इसका मतलब होता है सेम साइड, मतलब कि ग्रुप्स, सेम ग्रुप्स एट द सेम साइड। और जब भी ट्रांस आता है, ट्रांस का मतलब हमेशा यही रहता है कि डिफरेंट साइड या अपोजिट साइड, डिफरेंट साइड या फिर अपोजिट साइड, ठीक है। तो अब आप इन दोनों में से ये बताओगे कि सिस है कौन सा और ट्रांस कौन सा है। तो अब आपको यहाँ दिख रहा है कि Me है, वो दोनों क्या है, सेम साइड पर प्रेजेंट है। पहले तो ये चेक करना होता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगा भी या नहीं। तो इसके अंदर आप देख रहे हो sp3 कार्बन है, दोनों sp3 कार्बन है, दोनों के पास डिफरेंट ग्रुप्स हैं। इसके अंदर भी दोनों sp3 कार्बन है, दोनों के पास डिफरेंट ग्रुप है, तो दोनों के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो शो होगा। अब इसके अंदर देखो Me सेम साइड पे, हाइड्रोजन सेम साइड पे, देखो ये क्या है, सिस है। इसके अंदर चेक करो Me और Me अपोजिट साइड, बिल्कुल अपोजिट साइड का मतलब होता है एक दूसरे के आमने सामने, इन फ्रंट ऑफ, ठीक है। तो Me बिल्कुल अपोजिट साइड में प्रेजेंट है, तो देयरफॉर ये क्या है, ट्रांस, ठीक है। इस तरीके से आप सिस और ट्रांस को आइडेंटिफाई करते हो।
अब हम बहुत सारे क्वेश्चंस और ट्राई करते हैं, कुछ क्वेश्चंस जिसके अंदर आप मुझे नेमिंग भी बताओगे, ठीक है, क्योंकि आपको नेमिंग आनी चाहिए, तो आप वहां पे नेमिंग भी बताओगे और सिस ट्रांस भी बताओगे, किसके अंदर सिस होगा किस में ट्रांस। तो सबसे पहले आप इनकी नेमिंग बताओ, उसके बाद हम ये स्टार्ट करेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन सा सिस है, कौन सा ट्रांस है, कौन सा शो होगा, कौन सा नहीं, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी नेमिंग करते हैं। चलो क्या होता है नेमिंग का प्रोसेस, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, है ना, यही होता है। हम ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स के अंदर आता है कोई सब्स्टिट्यूएंट, क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या साइक्लो कंपाउंड है, यस, साइक्लो वर्ड तो सबसे पहले फिर यूज हो जाएगा। वर्ड रूट कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, देयरफॉर पेंड। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, सबसे पहले क्या है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है सब में, देयरफॉर एन। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स, दो बार कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, अल्कोहल, जिसके लिए क्या वर्ड यूज होता है, ऑल वर्ड यूज होता है ना, सेकेंडरी सफिक्स ऑल वर्ड यूज होता है, पर कौन सी पोजीशन में प्रेजेंट है, पोजीशन में मेंशन करनी पड़ती है, देखो आप नंबरिंग यहां से स्टार्ट करोगे जिससे फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिले, ठीक है। तो 1 2 3 4 एंड देन 5 इस तरीके से होगी। तो पेंटेन क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, दो बार डाइऑल प्रेजेंट है, ठीक है। तो दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, दैट इज साइक्लोपेंटेन 1 2 डाइऑल, ठीक है। इसका नाम भी बिल्कुल सेम ही है, इसके अंदर डिफरेंस क्या है, बस यहाँ पर HOH यहाँ पे, HOH यहाँ पे, पर यहाँ पर OH यहाँ पे H है, ठीक है, तो यहाँ पे H है, यहाँ पर OH है, बस इसकी सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हुई है, कॉन्फ़िगरेशन ही चेंज हुई है ना। तो देयरफॉर इस कंपाउंड का नेम भी क्या है, साइक्लोपेंटेन 1 2 डाइऑल, ठीक है। ओके, अब हम ऊपर वाले कंपाउंड्स के नेम करते हैं। देखो इसका नेम करते हैं सबसे पहले, क्या होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स सबसे पहले क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, नहीं। प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो कंपाउंड है ना, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, देयरफॉर साइक्लो कंपाउंड, साइक्लो वर्ड यूज होगा। वर्ड रूट क्या है, 1 2 3 4 4 है, देयरफॉर ब्यूट। प्राइमरी सफिक्स सब में सिंगल बॉन्ड है, देयरफॉर एन। सेकेंडरी सफिक्स, अब देखो कौन सी पोजीशन पर, यहां से इस तरीके से स्टार्ट करना पड़ता है कि फंक्शनल ग्रुप को क्या होना चाहिए, लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो यहां से स्टार्ट करते हो तो 1 2 3 फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर नंबर आएगा, और यहाँ से स्टार्ट करते हो 1 2 3 तब भी फर्स्ट और थर्ड को ही नंबर आएगा, ठीक है। तो आपने सपोज यहीं से स्टार्ट कर लिया, तो ये क्या है, 1 और थर्ड 1 3 डाई। उसके बाद क्या है, COOH के लिए हम कौन सा सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं, कौन सा सेकेंडरी सफिक्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आप सोचोगे ओइक एसिड भी तो यूज करते थे, ओइक एसिड भी तो यूज किया जाता था, पर अब हमने आपको स्पेशल केसेस के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है तो ओइक एसिड सेकेंडरी सफिक्स यूज नहीं होता, क्या यूज होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो आई होप आपने प्रीवियस वीडियोस को अच्छे से देखा है और आपको नेमिंग करनी आती है, बिकॉज नेमिंग इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, IUPAC नेमिंग टीचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन 1 3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। सिमिलरली इस कंपाउंड का नेम भी यही हो जाएगा। चलो अब आपने नेमिंग तो कर ली है, अब क्या करूं, अब इसमें आप मेरे को ये बताओ कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा या नहीं। सबके अंदर देख रहे हो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, चेक करो होगा या नहीं। दो कार्बन है sp3, दोनों के पास डिफरेंट ग्रुप्स हैं, देयरफॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पे होगा। सिमिलरली यहाँ देखो, दो कार्बन है sp3, दोनों के पास डिफरेंट ग्रुप्स हैं, देयरफॉर यहाँ पर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। यहाँ पर क्या है, दोनों sp3 कार्बन के पास डिफरेंट ग्रुप्स हैं, देयरफॉर यहाँ पर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, और यहाँ पर दोनों sp3 कार्बन के पास डिफरेंट ग्रुप्स है, देयरफॉर यहाँ पर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगा। अब आपने ये चेक कर लिया, बस अब आपको जो मेन क्वेश्चन है जिसके लिए ये क्वेश्चन दिया गया है वो सिस ट्रांस आपको बताना है कि कौन सा सिस है कौन सा ट्रांस है, ठीक है। मैं सारी नंबरिंग रब कर देती हूँ। नाउ यू हैव टू टेल कि सिस और ट्रांस इसमें से कौन सा है। तो लेट्स स्टार्ट। देखो ये क्या है, आप देख रहे हो कि COH यहाँ पर प्रेजेंट है और COH यहाँ पर प्रेजेंट है, मतलब दोनों लोअर साइड पे COH प्रेजेंट है, देयरफॉर ये कंपाउंड क्या है, सिस है, ठीक है। इसमें देखो COH कहाँ प्रेजेंट है, लोअर साइड पे, पर यहाँ पर COH अपर साइड पे प्रेजेंट है, देयरफॉर ये कंपाउंड क्या है, ट्रांस। यहाँ पे देखो OH और OH दोनों लोअर साइड पे प्रेजेंट है, देयरफॉर ये क्या है, सिस।
और यहाँ पर क्या है OH, यहाँ पे लोअर साइड में प्रेजेंट है पर ये अपर साइड में प्रेजेंट है, देयरफॉर ये क्या है ट्रांस। तो इस तरीके से आप सिस ट्रांस को आइडेंटिफाई कर सकते हो। आई होप आपको ये क्लियर है। अब अगर आपको कोई पूरा नाम पूछे इसका, तो इसका फुल नेम आप क्या बताओगे? अभी आपने लिखा था, क्या है? सिस साइक्लो, ऐसे सिस साइक्लो पेंटेन 1,2 डाइओल। इस कंपाउंड का पूरा नेम ये है, सिस साइक्लोपेंटेन 1,2 डाइओल। सिमिलरली ये भी क्या है? ट्रांस साइक्लोपेंटेन 1,2 डाइओल। इसके अंदर क्या आएगा? सिस साइक्लोब्यूटेन 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। सिमिलरली इसके अंदर भी ट्रांस साइक्लोब्यूटेन 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरीके से आप सिस ट्रांस, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और बहुत सारे कंपाउंड्स की नेमिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब एक आप नोट बना के लिखोगे कि अब तक हम सिस ट्रांस डिस्कस कर रहे हैं ना, हमने सिन एंट्री डिस्कस की है ना, हमने EZ डिस्कस की है। तो अब ये बात नोट बना करके लिखोगे कि साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए ना फॉर साइक्लिक कंपाउंड्स EZ nomenclature does not exist. We do not use EZ nomenclature. We do not use EZ nomenclature. ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए EZ नोमेनक्लेचर नहीं यूज होता है। आई थिंक आपको ये सब पूरा का पूरा अब तक क्लियर है जो भी हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो अब हम आगे डिस्कस करते हैं। अब एक और क्वेश्चन जो है, चलो क्वेश्चन वो बाद में करेंगे, सबसे पहले हम साइक्लो एल्कीन्स के बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं। तो आप हेडिंग बनाओगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू डबल बॉन्ड इन रिंग। अगर रिंग के अंदर डबल बॉन्ड आ जाता है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे शो होगा? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू डबल बॉन्ड इन रिंग। देखो, साइक्लो एल्कीन्स हो जाएंगे जहां अगर डबल बॉन्ड आ गया, चाहे वो ऐसे डबल बॉन्ड हो, चाहे वो ऐसे डबल बॉन्ड हो, चाहे ऐसे हो, किसी भी तरीके से, मतलब कोई भी साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर अगर डबल बॉन्ड आ गया, आप ऐसे मतलब कोई भी साइक्लिक स्ट्रक्चर और भी मेम्बर्ड रिंग अगर आप बनाओगे 3, 4, 5, 6, 7, 8 कोई भी मेम्बर्ड रिंग बनाओगे तो ये सारे क्या है? साइक्लो एल्कीन्स ही है। साइक्लो वर्ड क्यों? क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर है। एल्कीन्स क्यों? क्योंकि सबके पास डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो साइक्लो एल्कीन्स के अंदर, हाँ कहा थे हम? तो साइक्लो एल्कीन्स के अंदर जो साइज होता है ना, साइज ऑफ रिंग मस्ट बी क्या होना चाहिए? 8 मेंबर्ड होना चाहिए। ठीक है, ये इनकी कंडीशन होती है कि साइक्लो एल्कीन्स तभी जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं जब साइज ऑफ द रिंग कितना होता है? 8 मेंबर्ड। सपोज आप ऐसे सोचोगे कि ये है, इसके अंदर आपसे कोई पूछे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा या नहीं, तो इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि साइक्लो एल्कीन्स के अंदर, इन साइक्लो एल्कीन्स, ठीक है, डबल बॉन्ड जब रिंग के अंदर होता है, यहाँ मेंशन कर लेना डबल बॉन्ड इन रिंग होना चाहिए, डबल बॉन्ड इन रिंग। ठीक है, तो साइज ऑफ द रिंग मस्ट बी 8 मेंबर्ड होना चाहिए। तो सपोज अब हम 8 मेंबर्ड रिंग को ड्रॉ करते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, नहीं 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम। अब देखना 1 2 3 4 5 6 7 ही हुए हैं पर ये तो, पर क्योंकि हमने एक गलती की है, 1 मिनट मैं इसको दोबारा से ड्रॉ करती हूँ। देखो इसे ऐसे ड्रॉ करते हैं, सपोज ट्राई करते हैं। ऐसे किया हमने, जो ये वाला था ना इसको रब करके हमें करना होता है ऐसे। अब देखो 1 2 3 4, ये पूरा ऐसे स्ट्रेट है। 1 2 3 4 5 6 7, अब हो गया। ठीक है, और अगर आप इसको एल्कीन बनाना है, देखो हमने डबल बॉन्ड सेट कर दिया। तो ये क्या है? दिस इज साइक्लोऑक्टीन। साइक्लोऑक्टीन है, क्यों? क्योंकि 8 मेंबर्ड रिंग है और क्या है? साइक्लिक स्ट्रक्चर है, देखो ये क्या है? साइक्लोऑक्टीन। अब अगर ऐसे बनाया जाए इसको, अब ये बताओ, ये भी क्या है? ये भी साइक्लोऑक्टीन है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दिस इज ऑल्सो साइक्लोऑक्टीन।
तो इन दोनों कंपाउंड्स के अंदर क्या डिफरेंस है? इन दोनों कंपाउंड्स के अंदर डिफरेंस ये है कि ये तो क्या है, दिस इज ट्रांस साइक्लोऑक्टेन एंड दिस इज सिस साइक्लोऑक्टेन। ये ट्रांस साइक्लोऑक्टेन है और ये सिस साइक्लोऑक्टेन है, ठीक है। बिकॉज ये क्या है, दिस इज द मतलब समथिंग, ये तो क्या है, ये सिंपल साइक्लिक स्ट्रक्चर तो दोनों ही है, पर ये रिंग स्ट्रक्चर है, दिस इज नॉट अ रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। ये रिंग स्ट्रक्चर नहीं है, इसके अंदर हमने क्या किया है, मतलब स्ट्रक्चर को, जो रिंग स्ट्रक्चर उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, ठीक है। रिंग तो वैसे साइक्लिक तो दोनों ही है, तो देखो दिस, ये क्या है, दिस इज ट्रांस साइक्लोऑक्टेन है और ये क्या है, दिस इज सिस साइक्लोऑक्टेन। इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिटवीन सिस एंड ट्रांस। तो अब आप एक और चीज मेंशन करना कि जैसे अगर आप देखते हो ना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का डबल बॉन्ड जैसे रिंग के अंदर प्रेजेंट होता है, तो उसके अंदर अगर 8, 9, 10 मेंबर्ड रिंग आपके पास आ जाती है, नोट में लिखना कि 8, 9 एंड 10 मेंबर्ड रिंग के अंदर क्या होगा, एंड 11 एंड हायर मेंबर्ड रिंग्स के अंदर क्या होगा। देखो अगर 8, 9, 10 मेंबर रिंग आती है तो कौन सी, सिस और ट्रांस में से सिस फॉर्म इज मोर स्टेबल, ये सिस फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है। और अगर आपके पास 11 एंड हायर मेंबर रिंग्स होते हैं तो उसके अंदर ट्रांसफॉर्म इज मोर स्टेबल, ट्रांसफॉर्म इज मोर स्टेबल, ठीक है। तो आप प्लीज नोट बना के लिखना कि अगर आपको सपोज 8 मेंबर और 11 मेंबर रिंग दी हुई है, आपको बताया हुआ है सिस ट्रांस है, तो आप ये देखोगे कि 8, 9, 10 मेंबर रिंग के अंदर सिस ज्यादा स्टेबल होती है, 11 या फिर अदर जो है हायर मेंबर रिंग्स के अंदर ट्रांसफॉर्म इज मोर स्टेबल, ठीक है। तो आज की क्लास का एक लास्ट टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं बस, जो कि है क्यूमुलिन्स। देखो क्यूमुलिन्स जो होते हैं कंपाउंड्स होते हैं, क्यूमुलिन्स आर द कंपाउंड्स। क्यूमुलिन्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर कॉन्जिक्यूटिव ना डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड्स इज प्रेजेंट। तो क्यूमुलिन्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। अब ये दो टाइप के होते हैं, दीज आर टू टाइप्स, एक होते हैं ऑड क्यूमुलिन्स और एक होते हैं इवन क्यूमुलिन्स। एंड एज द नेम सजेस्ट, ऑड के अंदर ऑड नंबर, ऑड बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, ऑड नंबर ऑफ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, और यहां पर इवन के अंदर इवन नंबर ऑफ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, इवन नंबर ऑफ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे ऑड का अगर हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि अगर ऐसे, अब यहाँ पर आप देख रहे हो कितने बॉन्ड प्रेजेंट है, कितने डबल बॉन्ड है, 1, 2, 3, 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ना। सपोज यहाँ पे कोई भी ऐसे ग्रुप अटैच है। अच्छा एक ये जो होता है दिस इज, ऐसे हम इसको जो बॉन्ड बैक साइड में होता है ना उसे हम वेज से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज वेज, और ये क्या होता है, सॉरी डैश, और ये क्या होता है, दिस इज वेज, ये वेज, ठीक है। सिमिलरली बैक साइड में तो हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, डैश वेज, ये होती है डैश वेज रिप्रेजेंटेशन। ऑल्दो अभी हमारे पास इसका कोई अभी काम नहीं है, ठीक है, जब काम होगा तो हम समझेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जैसे ये होता है ना, ये होता है इन, ये होता है आउट और ये होता है इन, ये अंदर की तरफ होता है डबल बॉन्ड, ये बाहर की तरफ, ये इन की तरफ, ठीक है। पर अभी आप सिर्फ इतना समझो कि ऑड क्यूमुलिन्स के अंदर ऑड नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट होता है, देखो 1, 2, 3 बॉन्ड है ना, तो ये क्या होगा, ऑड क्यूमुलिन्स। अब यहां पर क्या होते हैं, इवन नंबर, जैसे कि बस यहाँ पे भी कोई ग्रुप अटैच है, यहाँ पे भी सपोज कोई ग्रुप अटैच है, सपोज मैं लिख देती हूँ यहाँ पे आर, आर डैश, आर डैश, आर डबल डैश, ठीक है, इस तरीके से। अब इसके अंदर से आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, कौन सा नहीं करेगा। तो आप एक बात ध्यान रखोगे कि ऑड जो होते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, दे शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, पर जो इवन क्यूमुलिन्स होते हैं ना, दे डू नॉट शो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। इस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होता, पर ऑड के केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होता है, ठीक है। समझ में आया आपको कि जो क्यूमुलिन्स होते हैं वो कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कॉन्जिक्यूटिव पोजीशन पर डबल बॉन्ड है ना, लगातार कॉन्जिक्यूटिव मतलब कॉन्टिन्यूअस मैनर में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। अब ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स होंगे और एक इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड वाला आपको कोई कंपाउंड दिख जाए, तो अगर ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है तो आप डायरेक्टली टिक करोगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म उसमें होगा। ये कंडीशन भी देखना कि अगर मतलब डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होने चाहिए, यहाँ पे ये कंडीशन कभी भी मतलब वो नहीं होगी, ये फोरमोस्ट कंडीशन होती है, सबसे पहले आप यही चेक करोगे, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगा।
अब यहाँ पे आप देख रहे हो इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा ही नहीं, चाहे दोनों सारे ग्रुप्स डिफरेंट हो सेम हो डजंट मैटर, ठीक है। तो अब जो है हमने आज के टॉपिक में जितना भी लेक्चर में जितना भी डिस्कस किया उसके अंदर से मेन जैसे है ना, एक तो आपको जो लास्ट वाला लेक्चर है ना वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, EZ sin NT ये सब आपको आना चाहिए। तो मैं लास्ट आपको एक क्वेश्चन दूंगी, ठीक है, वो आप एज अ होमवर्क ट्राई करोगे और उसमें अंदर बताओगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगा या नहीं। तो ये जो है आप ये क्वेश्चन करोगे, इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि विच विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इनमें से कौन सा कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, विच विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। प्लीज क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। अगर आपको कोई लेक्चर के अंदर डाउट हो, ठीक है, अगर आपको कुछ मतलब नहीं समझ में आ रहा हो या फिर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन टेक केयर।